जय भीम आप सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सम फैमिली पे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग जो है कि भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के बारे में जो है कि कुछ थोड़ा बहुत डिस्कशन किए किए हैं। अ, उस वीडियो में पूरा नहीं हो पाया क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि यहाँ पर लगातार 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिस वजह से लाइन कट जा रही है। और लाइन का कट जा रहा है तो फिर हम वीडियो नहीं शूट कर पा रहे हैं। अभी भी बारिश हो ही रहा है, लेकिन लाइट आया तो सोच रहे हैं कि शूट करके और इसको जो है कि आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो पिछले क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको एक बार देख लीजिए, और अगला हम जो है कि अगला क्लास शुरू करते हैं। उसमें का जो बचा हुआ पार्ट है उसका आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बोलना चाहेंगे। पता है, अगर सफलता वक्त मांगती है ना, तो यकीन मानिए अगर कामयाबी भी मिलेगी ना तो औकात से बाहर मिलेगी। इसलिए कंटिन्यूअस स्टडी करते रहिए, अपने आप को बूस्ट करते रहिए। तो चलिए हम अपनी क्लास को है कि शुरू करते हैं, ठीक ना। एक मिनट। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जो है कि हम लोग थी यहाँ तक आर्टिकल 1 के आसपास तक कर लिए थे। तो थोड़ा सा एक बार एक छोटा सा रिकॉल कर देता है। तो भारतीय संविधान में जो इसका प्रावधान किया गया है, भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र का, वो भाग 1 में आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक जो है कि उसका प्रावधान किया है भारतीय संविधान में। और दूसरा चीज़ है आर्टिकल 1, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। और इसमें क्या प्रावधान है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। अमेरिका की तरह किसी समझौते या फिर समझौते का परिणाम नहीं है। और भारत देश का नाम क्या है, तो इंडिया। इंडिया मतलब इंडिया दैट इज भारत है, इंग्लिश में इसको बोले तो इंडिया, और हिंदी में बोले तो इंडिया जो कि भारत है। यानी कि दोनों पक्षों को, तो पिछले क्लास में हम समझाए थे कि दोनों पक्षों को मनाने के लिए जो है कि भारत का नाम ऐसा रखा गया है कि इंडिया भी नाम है और भारत भी नाम है। इसके अलावा राज्य पद्धति में क्या बताए थे कि हमारा जो भारतीय राज्य है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है। वो जो है कि या तो उनकी खुद से सहमति से, या फिर उनको जो है कि उनको जो है कि हम इंडिया क्या बोलते हैं, किसी जो है कि किसी न किसी तरीके से जो है कि उनको मिलाया गया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, समझौते का परिणाम नहीं है। अमेरिका में ऐसा होता है कि वहाँ पर जो सिग्नेचर होता है एग्रीमेंट की तरह होता है कि हाँ मतलब सिग्नेचर कर रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन उनका एक खासियत है ना कि वो जब चाहे तब अलग हो सकते हैं। अमेरिका से, अमेरिका में ये प्रावधान है कि वहाँ के जो राज्य हैं वो जब चाहे तब अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत में ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत के जितने भी राज्य हैं, फिर भारत के जो भी क्षेत्र है, वो किसी भी हाल में जो है ना कि भारत से अलग नहीं हो सकता है, चाहे वो कुछ भी कर ले। हाँ, उसी में उसको टूटने फूटने की इजाज़त है कि वो अलग हो सकता है, लेकिन भारत के क्षेत्र में है, भारत से बाहर नहीं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारतीय क्षेत्र के बारे में। तो भारतीय क्षेत्र जो है ना 3 भागों में बांटा गया है। भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उसको 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग वो है कि मतलब कि एक भाग जो है कि राज्य है, जिसको स्टेट्स बोलते हैं, और दूसरा जो है कि केंद्र शासित प्रदेश, जिसको यूटी बोलते हैं, है ना, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी। और तीसरा जो है अधिगृहित क्षेत्र होता है, जिसको भारत जो है कि भारतीय राज्य क्षेत्र में मिलाया गया है, जिस क्षेत्र को, जैसे कि गोवा को मिलाया गया था, दमन दीव को मिलाया गया था, इसके अलावा अंडमान एंड निकोबार को मिलाया गया था, सिक्किम को मिलाया गया था। तो ये अधिगृहित क्षेत्र है ना। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो है कि भारत क्या बोलते हैं, अधिगृहित करता है किसी क्षेत्र को। तो 3 क्षेत्र में बांटा गया है, एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और एक अधिगृहित क्षेत्र। तो तीनों क्षेत्रों में जो है कि भारत के राज्य क्षेत्र को बांटा गया है 3 क्षेत्र में, याद रखिएगा। अब अगला है कि भारत की जो अनुसूची 1 है ना, उस अनुसूची में जो है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित से संबंधित जो है कि प्रावधान किए गए हैं, है ना। उनके नाम है या फिर उनका जो क्षेत्र है उनके बारे में प्रावधान किया गया है भारत की अनुसूची 1 में। जो संविधान में अनुसूची दिया गया है ना, अनुसूची 1 में जो है कि उनके नाम का या फिर उनके विस्तार के बारे में प्रावधान किया गया है, राज्यों के या फिर केंद्र शासित प्रदेश के या फिर अधिकृत क्षेत्र के, किसमें, अनुसूची 1 में। इसके अलावा इनसे संबंधित 2 अनुसूचियाँ और हैं, एक अनुसूची 5 और अनुसूची 6। जो है कि इसमें जो है कि ये बताया गया है कि
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित प्रावधान अनुसूची 5 और 6 में जो है कि रखा बताया गया है। उसमें मतलब कि उसमें है अनुसूची 5 और 6 में केंद्र शासित अनुसूची 5 और 6 में जो है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो भी प्रशासनिक प्रावधान है उसमें बताया गया है अनुसूची 5 और 6 में। तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं आर्टिकल 2 पे। तो आर्टिकल 2 में ये लिखा गया है कि भारतीय संसद को यह अधिकार है, भारतीय संसद को, कि वो किसी राज्य की स्थापना कर सकता है, किसी राज्य को अपने अंदर शामिल कर सकता है। किसका अधिकार है? संसद के, जो कि पार्लियामेंट है। आर्टिकल 2 के तहत, समझे ना। आर्टिकल 2 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि भारतीय संसद किसी क्षेत्र को मतलब कि अपने में शामिल कर सकता है या फिर नए राज्य का गठन कर सकता है। आर्टिकल 3 पे बात करें तो आर्टिकल 3 में कुछ खास नहीं है। इसमें इसी चीज़ का जो है ना कि विस्तार किया गया है कि भारतीय संसद जो है कि अपने राज्य के क्षेत्र में, अपने राज्य में से ही किसी को तोड़ फोड़ करके जो है कि एक नया राज्य बना दे, इसके अलावा उसका नाम परिवर्तन कर दें। तो इस तरीके की प्रावधान जो है ना आर्टिकल 3 में बस उसी चीज़ का विस्तार किया गया, लगभग सेम ही है, खाली इसका जो है कि विस्तार कर दिया गया। अब आर्टिकल 4 की बात कर लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल 4 में ये प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 4 में, कि पहले एक चीज़ समझिए, उसके बाद आर्टिकल 4 को समझेंगे। संसद किसी भी क्षेत्र को अपने राज्य क्षेत्र में शामिल करता है ना, तो एक बात याद रखिए कि उसमें सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कौन जी? साधारण बहुमत, यानी कि सिंपल मेजोरिटी की आवश्यकता होती है। और जब भी अगर भारतीय संविधान में अगर कोई भी काम जो हो रहा है सिंपल मतलब कि साधारण बहुमत से हो रहा है ना, तो उसको आर्टिकल 368 के तहत उसको संविधान संशोधन में शामिल नहीं किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। संविधान संशोधन में जब भी कोई चीज़ शामिल होगा तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है ना, विशेष बहुमत की। तो आर्टिकल 4 में वही किया गया, अगर संसद किसी राज्य क्षेत्र को अपने मिलाए या फिर किसी का गठन करे तो उसके लिए उसको जो है कि सिंपल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो उसमें जो है कि आर्टिकल 368 के तहत उसको संशोधन करने की जरूरत नहीं है। और ये सवाल पूछता है कि मान लीजिए संसद जो है कि कोई किसी राज्य क्षेत्र को अपने में शामिल किया, तो वो अपने में शामिल किया तो क्या वो आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन माना जाएगा? तो ऐसा नहीं है। समझ गए? क्लियर? और आर्टिकल 368 में क्या है? तो भारतीय संविधान संशोधन है, याद रखिएगा। आर्टिकल 4 में क्या है? तो संसद अगर कोई भी काम करे या फिर किसी राज्य को ही मिलाए, तो उसको जो है किसी राज्य को शामिल किया अपने अंदर में या फिर किसी क्षेत्र को शामिल किया, तो उसके लिए उससे साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। तो साधारण बहुमत के लिए जरूरी नहीं कि संविधान संशोधन उसको हम करें और 368 के तहत संशोधन करें, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड रुकिए, चलिए शुरू करते हैं। राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम जो आया था 1956 में, तो इसको चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा जो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो है कि आयोग आया था, उन आयोग के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए आयोग, सबसे पहला आयोग कौन आया था? तो एसके धर समिति आया था, है ना। एसके धर समिति 1948 ईस्वी में आया था। तो इसमें ये प्रावधान किए, इसने ये बताया, एसके धर समिति है मतलब कि जो बताया कि हम जो है ना कि राज्यों की जो स्थापना करेंगे, फिर राज्य बनाएंगे नया, वो प्रशासनिक आधार पे बनाएंगे। तो लोगों ने इसको अस्वीकार कर दिया। इसके धर समिति के जो सिफारिश थे उसको जो है कि अस्वीकार कर दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा लोगों ने किया क्यों? देखिए इसके पीछे रीजन ये है कि भारत जो है ना बहुत विविधताओं वाला देश है। इनकी इतना ज़्यादा विविधता है ना भारत में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। समझ लीजिए इतना ना भाषा बोली जाती है, इतनी बोली जाती है। इसके अलावा जाति धर्म को लेकर के, संस्कृति को लेकर के बहुत विविधता है। मतलब इसीलिए बोला जाता है कि भारत जो है विविधता का देश है ना। तो सिर्फ प्रशासनिक आधार पर अगर हम सोचेंगे किसी एरिया को हम बाउंड्री कर दें कि हाँ यहाँ से यहाँ का प्रशासन जो है कि ये संभालेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में जो है कि मान लीजिए किसी जाति का जो है कि जनसंख्या ज़्यादा है या फिर किसी धर्म का जनसंख्या ज़्यादा है, तो इस आधार पर उन दोनों में टकराव होते रहेगा। तो इसको जो है कि अस्वीकार कर दिया गया।
उसके बाद जो है कि दूसरी समिति आई जेपीसी समिति 1948 ईस्वी में ही आया जेपीसी समिति। तो इसमें क्या सिफारिश किया, इसमें सिफारिश किया कि हम जो है कि भारतीय राज्य की जो स्थापना करेंगे उसमें भाषाओं की अहमियत नहीं देंगे, यानी कि हम भाषाओं के आधार पर जो है कि राज्यों के पुनर्गठन नहीं करेंगे। तो ये भी लोगों ने अस्वीकार कर दिया क्योंकि मेन समस्या तो भाषाएं ही थी भारत में, क्योंकि भाषाओं को लेकर के लोग अपने में दंगा फसाद बहुत सारा चीज़ करते हैं कि मेरी ये भाषा है। तो और दूसरी बात ये है कि देखिए प्रशासन में भी तो थोड़ी समस्या होगी ना। मान लीजिए तेलुगु में है, तेलुगु और कन्नड़ मिक्स हो जा रहा है तो थोड़ा सा समस्या तो होगा। तो इसको भी लोगों ने अस्वीकार कर दिया कि अगर आप भाषा को अहमियत नहीं देंगे तो फिर जो है कि हम क्या करेंगे, पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इस आधार पर जो है कि नए राज्यों की स्थापना किया जाए। तो ये भी कैंसिल हो गया। अंत में आया था जो है कि फजल अली आयोग, जो कि 1955 में आया था। इसने एक चीज़ सिफारिश की है कि हम जो है ना भारतीय राज्य की स्थापना करेंगे भाषाओं के आधार पर। फजल अली आयोग जो है कि 1955 में आया था और इसने ये सिफारिश किया कि हम जो है कि नए राज्यों की स्थापना किस आधार पर करेंगे, तो भाषाओं के आधार पर करेंगे, है ना। तो अंत में यही आयोग जो आया और भाषाओं के आधार पर राज्यों की स्थापना हो गई। देखिए भारत में मेन समस्या भाषाएं ही थी, जिस वजह से इतनी जो है कि आयोग भी बन रहे थे और समस्या भी हो रहा था। तो आयोग को समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। और इसी 1955 के आधार पर 1926 में जो है कि एक अधिनियम आया था, राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। आइए अगला चर्चा करते हैं। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन राज्य जो है कि कब भारत में शामिल किया गया, फिर कब बना। तो एक चीज़ पहले बताते हैं आपको कि भारतीय जो संविधान, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे देश में जो है कि टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 14 6 20 हो गए, यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितना 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी थे। लेकिन अभी वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, करंट सिचुएशन अपडेट के अनुसार। तो सबसे पहले जो है 1956 में 3 राज्यों को शामिल किया गया, केरल, आंध्र प्रदेश और जो है कि मध्य प्रदेश। केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश 1956 में इसको शामिल किया गया। फिर 1960 में जो है कि 2 राज्यों को शामिल किया गया भाषाओं के आधार पर, महाराष्ट्र, गुजरात को जो है कि भाषाओं के आधार पर शामिल किया गया। और एक बात याद रखिए, ये जो केरल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं, ये पहले से भारत के राज्य में थे। 14 जो हम बताए ना कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो उस समय ये तीनों था, इसलिए 1956 लिखा गया। 1960 में जो बना ना वो महाराष्ट्र और गुजरात बना। 1961 में कौन कौन बना, दादरा नगर हवेली और दादरा नगर हवेली। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो 10वां संविधान संशोधन के तहत जो है कि दादरा नगर हवेली को बनाया गया था। 1962 में देखे तो दमन एंड दीव को बनाया गया था, जो कि अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, और ये भी दादरा नगर हवेली भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो 1962 में दमन और दीव को बनाया गया। पुलिस कार्यवाही की वजह से जो है कि वहाँ पर पुर्तगाली रहते थे, तो उनको जो है कि हटा करके और भारत में शामिल किया गया। कैसे, तो पुलिस कार्यवाही की वजह से। कब, 1962 में। हाँ, उसके बाद है कि 1963 में यहाँ पर पुर्तगाली, फिर यहाँ पर एक बात है, पुर्तगाली नहीं रहते थे यहाँ पर, कुछ और दूसरे कोई लोग रहते थे, है ना, जिनको जो है कि हटाया गया था पुलिस कार्यवाही की वजह से। पुलिस कार्यवाही करके पुर्तगाली तो गोवा पे रह रहे थे। 1963 में नागालैंड को शामिल किया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को शामिल किया गया। 1974 में जो है कि सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के तहत 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है कि सिक्किम को शामिल किया गया। 1987 की बात करें तो 1987 में जो है कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 3 को शामिल किया गया। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, और इसी समय अरुणाचल प्रदेश को जो है कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था 1987 में। 2000 में जो है कि 3 राज्यों को मिला, उत्तर छत्तीस झार, मतलब कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, 3 राज्यों को 2000 में शामिल किया गया। 2014 में बात करें तो तेलंगाना को शामिल किया गया था। इसके अलावा 2019 में लद्दाख को जो कि केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया 2019 में। तो एक बात ये वाला याद रहे कि 2 जून 2014 को जो है कि इसको तेलंगाना को शामिल किया गया था करेंट में,
2 जून 2014 को। तो मुझे लगता है कि अब क्लियर हो चुकी होगी आप सबको ये टॉपिक। तो मैं आशा भी करूँगा कि आप सबको जो है कि पसंद आया होगा। क्योंकि देखिए अभी हम भी बिगिनर ही है ना इस चीज़ में, टीचिंग के क्षेत्र में, चाहे जो है कि अभी इस यूट्यूब पर भी नए नए आए हैं और लगातार काम ही नहीं हो पा रहा था कि कुछ मेरा भी पर्सनल प्रॉब्लम था। अब इस पे लगातार वीडियोज आएंगे तो सपोर्ट कीजिए। और ये जो सम फैमिली है ना, इस सम फैमिली को सम करके यानी कि जोड़ कर करके और थोड़ा बड़ा बनाइए। और ऐसे ही वीडियोज जाएंगे लगातार और मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में। लेकिन यार शेयर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक कीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।